नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि टिहरी से है। टिहरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ, पिकअप गाड़ी हादसे का शिकार और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 8 लोग पिकअप में सवार थे। घनसाली घुत्तू रोड की ये घटना बताई जा रही है। देखिए, हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। 8 लोग कुल सवार थे पिकअप में और जिनमें से 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त टिहरी से निकलकर सामने आ रही है। अब से कुछ दिन पहले उत्तरकाशी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था और अब देखिए टिहरी से ये खबर है। 8 लोग पिकअप में सवार थे जो कि हादसे का शिकार हो गए। 5 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोगों की हालत गंभीर है। घनसाली घुत्तू रोड की ये घटना बताई जा रही है। तो लगातार आपको टिहरी से बड़ी खबर दे रहे हैं। सड़क हादसा हुआ है, पिकअप गाड़ी हादसे का शिकार। हालांकि लापरवाही किसकी रही, वजह क्या है ये साफ नहीं है, लेकिन एक बड़ा हादसा सामने आया है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये पिकअप जो कि 8 लोगों को लेकर पिकअप गाड़ी जा रही थी जो कि हादसे का शिकार। और घनसाली घुत्तू रोड की ये घटना है। घनसाली घुत्तू रोड पर पिकअप गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। टिहरी में पिकअप हादसे का शिकार हो गया है और इसमें 5 लोगों की जान चली गई है। मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर है। घटना ये कैसे घटी, लापरवाही किसकी रही, ये जांच का विषय। लेकिन जो अब तक निकलकर जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 5 लोगों की जान चली गई है। तो टिहरी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अब से कुछ दिन पहले एक बस हादसा उत्तरकाशी में हुआ था। इसमें 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और अब देखिए जानकारी है कि 8 लोग पिकअप में सवार थे जिनमें से 5 की मौत हो गई। और इस बीच आपको कानपुर हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर दे दें। हिंसा के आरोपियों को लेकर बड़ी खबर है, लगातार अपडेट है। पुलिस को रिमांड मिल चुकी है। हिंसा के आरोपियों की पुलिस को मिली रिमांड। पुलिस को 72 घंटे की रिमांड मिल चुकी है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी। हयात की रिमांड पुलिस को मिल चुकी है और हिंसा के आरोपियों की पुलिस को मिली है रिमांड। 72 घंटे की रिमांड मिली है। इस दौरान पुलिस चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा राज खुले। हयात की रिमांड पुलिस को मिली है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं कानपुर हिंसा मामले में। कानपुर हिंसा मामले में बड़ी खबर यह है कि हिंसा के आरोपियों की पुलिस को रिमांड मिल चुकी है। पुलिस को 72 घंटे की रिमांड मिली है। रतीश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रतीश, ये बड़ा अपडेट है, 72 घंटे का रिमांड मिला है और हयात की भी रिमांड पुलिस को मिल गई है और ये बहुत जरूरी भी है कि राज खुले। बिल्कुल, देखिए पीसीआर की मांग पुलिस कर रही थी। हालांकि पुलिस की जरूरत थी 10 दिन की। पुलिस ने ये कोर्ट से कहा था कि 10 दिन कम से कम रिमांड दी जाए, लेकिन 3 दिन की रिमांड इनको मिली है। जफर हयात हाशमी है, जावेद खान है, इसके अलावा सुफियान और राहिल, ये 4 लोग जो मेन है, जो मुख्य साजिशकर्ता से अब पूछा जाएगा कि उस दिन घटनाक्रम क्या हुआ था। जब बंदी को वापस ले लिया गया था तो उसके बाद इतनी बड़ी हिंसा कैसे हुई। पीएफआई के कनेक्शन खंगाले जाएंगे, बैंक अकाउंट्स के बारे में बातचीत की जाएगी। तमाम सवाल हैं पुलिस के पास। पुलिस ने पूरा एक चिट्ठा बना रखा है सवालों का और उन सवालों के जवाब अब पूछताछ के दौरान खंगाले जाएंगे। पड़ताल की जाएगी कि क्या क्या हुआ था और कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। जी, बहुत शुक्रिया रतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें। भाजपा ने लोकसभा उपचुनाव के लिए जारी की है स्टार प्रचारकों की लिस्ट और लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। इस लिस्ट में दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के अलावा सरकार के कई मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी लिस्ट में शामिल किए गए हैं। गिरीश यादव का नाम है, दयाशंकर सिंह का है, बलदेव औलख और केंद्र सरकार के कुछ मंत्री भी स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट उपचुनाव के लिए सामने आ चुकी है और इसमें किसका किसका नाम है ये भी लगातार आपको बता रहे हैं। देखिए लिस्ट हमने आपके सामने रख दी है। लोकसभा उपचुनाव के लिए ये लिस्ट भाजपा ने जारी की है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी हैं और स्टार प्रचारकों में दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल किया गया है। योगी सरकार के कई मंत्रियों को भी जगह लिस्ट में दी गई है और लोकसभा उपचुनाव के लिए ये तमाम नेता प्रचार करेंगे। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अनुभव, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो चुकी है, कौन कौन से बड़े नाम इसमें शामिल किए गए हैं?
देखिए, बिल्कुल आजमगढ़ में और रामपुर में 2 सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। अलग अलग पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इसमें हम देख रहे हैं सबसे ऊपर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है, फिर प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का नाम है। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उनके नाम है। कुल 40 ऐसे स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। देखिए, स्टार प्रचारकों की लिस्ट क्यों, अगर हम कहें चुनाव आयोग मांगता है और पार्टियां जारी करती हैं, इसके पीछे भी अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं एक जो चुनाव का खर्च है उससे भी इसको जोड़कर देखा जाता है। स्टार प्रचारक जाते हैं वहाँ प्रचार तो करते हैं, पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में तो प्रचार करते हैं, लेकिन कुछ नियम कायदों में भी छूट मिलती है। जैसे अब जो ये स्टार प्रचारक है, ये जो भी लोग कैंपेन करने के लिए जाएंगे, हेलीकॉप्टर का जो खर्च होगा, जो अन्य खर्च होंगे, वो सारा कुछ जो खर्चा है वो पार्टी के कैंडिडेट के खर्च में नहीं जुड़ता है, वो पार्टी का अगर हम कहें जो केंद्रीय नेतृत्व होता है उसके खर्च में जुड़ता है। तो इसी वजह से आप देखिए अधिकतर पार्टियों को वो सभी लोग 40 लोगों के अगर हम कहें लिस्ट जारी करते हैं, हालांकि कोविड में ये घटकर 20 हो गया था, पर उसके बाद जब रिलैक्सेशन दिया था तब ये 40 हो गई है। तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट हमारे पास है। तमाम सारे जो सरकार के मंत्री हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। धर्मपाल सिंह हैं, भूपेंद्र चौधरी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का भी नाम है, अरविंद कुमार शर्मा, AK शर्मा भी हैं, अनिल राजभर भी हैं, JPS राठौर भी हैं, गिरीश यादव और दयाशंकर सिंह तो आजमगढ़ में अगर हम कहें प्रभारी बनाए गए, उनकी ड्यूटी लगाई गई विशेष तौर से आजमगढ़ का चुनाव जीतने के लिए, तो वो भी हैं इस लिस्ट में। इसके अलावा विनोद सोनकर सांसद हैं, रवि किशन हैं, क्योंकि सकलदीप राजभर वोट बैंक भी है आजमगढ़ में, इसलिए सकलदीप राजभर को भी वहाँ पर बनाया गया है, और हरिनारायण राजभर, इनको भी वहाँ पर स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। हालांकि एक नाम हमें नहीं दिख रहा है जो आजमगढ़ से ही आते हैं, विजय बहादुर पाठक, वो MLC हैं, पदाधिकारी भी हैं पार्टी में, लेकिन उनका नाम हमें इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है। तमाम सारे अन्य जो नाम है वो हमें ज़रूर इस लिस्ट में नज़र आ रहे हैं। और बीजेपी की कोशिश है कि कैसे इस बार आजमगढ़ में और रामपुर में, दो हम कहें कि आजमगढ़ जहाँ पर 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, और अब कोशिश बीजेपी की है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को वहाँ उतारा, यानी जो वोटर है यादव वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, तो उसमें सेंधमारी की जाए, फिर अन्य लोगों का वोट बीजेपी को मिले। यही हमें इस लिस्ट के माध्यम से भी नज़र आ रहा है। केंद्रीय मंत्रियों को भी लगाया है, SP सिंह बघेल को भी लगाया है, कौशल किशोर को भी लगाया है, BL वर्मा को भी लगाया है, यानी सारे प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, और कोशिश यही है कि कैसे इस बार समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है आजमगढ़, वहाँ पर सेंधमारी की जाए, कम से कम लोकसभा का उपचुनाव जीता जाए, और 2024 के पहले ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, एक मैसेज जाएगा पूरे देश में, एक मैसेज जाएगा और उत्तर प्रदेश में जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने 2024 के लिए 75 प्लस का लक्ष्य रखा है, यानी 80 में से 75 सीटें जीतनी है। तो अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में अगर सीटें बीजेपी जीतती है तो एक मैसेज तो जाएगा ही लोगों के बीच, वोटर्स के बीच। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए अपडेट। तो आजमगढ़ में 23 जून को उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आजमगढ़ से निरहुआ को भाजपा ने उम्मीदवार चुना है, वो प्रचार अभियान में जोर शोर से लगे हुए हैं। उनसे बात की है हमारे सहयोगी अनु ने, आपको सुनवाते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हमारे साथ हैं, आजमगढ़ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। निरहुआ जी के पहले बताएं कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है आजमगढ़ की जनता का, एक बार फिर से आप यहाँ आए हैं। जी बहुत अच्छा मिल रहा है, पहली बार से कई गुना ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। मैं पहली बार जब लड़ने के लिए आया था तो बहुत लोग साथ दिए थे, पर सब लोग साथ नहीं दिए थे, पर इस बार ये अलग दिख रहा है कि इस बार सब लोग साथ दे रहे हैं। सब लोग साथ दे रहे हैं। मैं भैया जिंदाबाद, ये बताएं कि आपकी भैया जिंदाबाद, आपकी गाड़ी में तभी से ही गाना चल रहा है जो आपने खुद गाया कि निरहुआ भैया अटल रहेंगे। 23 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, कब तक रहेंगे, उसके बाद कितने दिन अटल रहेंगे? मैं देखिए इसका जवाब ये है कि हम लोग जब 19 में चुनाव लड़े और चुनाव हम हार गए, और जो यहाँ के सांसद चुने गए वो तो यहाँ काम नहीं किए, पर पिछले 3 सालों में मैं 5 विधानसभा में अपनी टीम लगाकर, अपने संगठन को लगाकर और खुद लगकर हर विधानसभा की एक एक जो ज़रूरतें हैं, एक एक जो समस्याएं हैं, वो सब मेरे पैड पे मुख्यमंत्री जी के टेबल पे मैंने पहुंचाया,
और मुख्यमंत्री जी ने उन सब का निदान करना शुरू किया। और कहीं न कहीं मुझे दोबारा भेजने का कारण भी यही है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उन्होंने कहा जब ये हार गया तब पांचों विधानसभा का काम लेके मेरे पास आता है। अगर आजमगढ़ की जनता इसको जिताती है तो ये तो बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए मुझे दोबारा भेजे। आपने एक और बात कही कि कुछ दिनों में यादव समाजवादी पार्टी के कुछ यादव बड़े नेता हैं जो बीजेपी में शामिल होंगे, उनके कार्यकर्ता समेत। इसका क्या आधार है? इसका आधार ये है कि जब मैं पहले आजमगढ़ आता था तो जो हमारे बिरादरी के ही लोग थे, यादव लोग ही थे, जो मुझे ये समझाते थे कि तुम क्यों लड़ रहे हो, मत लड़ो। अब वही लोग मुझे समझा रहे हैं कि तुम सही लड़ रहे हो और हम सब तुम्हारे साथ हैं। बस आखिरी कुछ सवाल है, आखिरी कुछ सवाल है। ये बताइए कि आपने कहा कि स्वतंत्र देव सिंह जब आपके नामांकन के लिए प्रदेश अध्यक्ष आपके आए, आपने कहा कि आपका सीधा मुकाबला बीएसपी के साथ है, गुड्डू जमाली के साथ है। समाजवादी पार्टी को अपने कंपटीशन में क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं माना कि जो उनका वोट बैंक है वो जब मेरे साथ आ चुका है तो उनसे कंपटीशन करूंगा कैसे मैं? जितने यादव लोग हैं वो सब लोगों ने कहा कि हमने उनको एक मौका दिया था पर वो छोड़ के चले गए। अब हम लोग आपको एक मौका देना चाहते हैं, देखेंगे 2 साल में आप अच्छा नहीं करेंगे आपको भी हटा देंगे। तो जो उनका वोट बैंक है यादवों का, जो मुस्लिम का, सब मुस्लिम मेरे साथ आ गए। मैं मुस्लिम के घर में रह के यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं एक मुसलमान के घर पे ही रह रहा हूँ। मुसलमान मेरे एक दोस्त हैं आजमगढ़ के, और वो उनके जो लोग हैं सब लोग कह रहे हैं हम लोग सब आपके साथ हैं। अब यहाँ प्रचार में हमारे पवन भाई आए थे, आम्रपाली दुबे जी आई थी, स्मृति सिन्हा जी आई थी, अब मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी आएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वहीं आजमगढ़ में बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली भी प्रचार कर रहे हैं, उनसे भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है मेरी सहयोगी ने, आप सुनिए। बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली जी हमारे साथ हैं। गुड्डू जी, जब से हम इस चुनाव को कवर कर रहे हैं बहुत ज्यादा समीकरणों की बात हो रही है कि सीट पर समीकरण किसके मजबूत बैठते हैं वही जीतेगा। है क्या यहाँ के समीकरण? आप बताएं, क्योंकि आप कह रहे हैं आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप बेहतर समझते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि जनता का जो मूड है, जो समीकरण है, वो बीएसपी के पक्ष में है। उसके कई रीज़न हैं। चूँकि कुछ लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी बैठी हो, जैसे सैफई परिवार है, उसको ये लगता है कि ये सीट कोई ज़मीन जायदाद है। वो अपनी आते हैं म्यूटेशन कराने कि पिताजी नहीं लड़ेंगे तो अब मेरा नाम खतौनी में चढ़ा दो। तो जनता उनकी खतौनी को फाड़ के फेंक चुकी, उनके मुंह पे उनको मिल जाएगी। जो दूसरे भी प्रत्याशी हैं बीजेपी की, वो भी लोकल नहीं है। हम जिस विधानसभा में घूम रहे हैं अभी, मेरा गांव यहीं से 2 किलोमीटर पे है। कि विरोधी ये कह रहे हैं कि जो किसी एक पार्टी का नहीं हुआ वो आजमगढ़ की जनता का क्या होगा? हाँ, वो ये कह सकते हैं। मैं जिस पार्टी में पैदा हुआ वहीं हूँ। मैं बिल्कुल मुझे अपनी ईमानदारी के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मेरी ईमानदारी, मेरी निष्ठा ही मेरी पूंजी है, इसलिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो समय था। लेकिन ये बताइए कि वो पार्टी जो एक सीट पर आ गई थी 3 महीने पहले, कैसे आप लेकर आएंगे? लोकसभा सीट आप कैसे निकालेंगे? जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे उनके लिए? ऐसा है मैम, मुझे चुनौतियाँ अच्छी लगती हैं। मेरी ज़िंदगी चैलेंजेस से भरी हुई है। मैं यहाँ से दिल्ली एक बैग लेके पढ़ने गया था और ज़िंदगी में अपनी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं श्योर हूँ ये कोई वो नहीं है। आप देखिए, जनता इसका बहुत बड़ा यहाँ से एक चेंज होने वाला है बीएसपी में। बहुत शुक्रिया। देखना होगा जनता इस क्षमता को कितना पहचान पाती है। हमसे बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे गुड्डू जमाली जी, जो कि अपनी जीत को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त है। देखना होगा कि 23 तारीख को वोटिंग होगी, 26 को जब नतीजे आएंगे तो क्या कुछ नतीजों में निकल कर आता है। और चलिए, इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 18 जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव है और 21 जुलाई को होगी चुनाव के लिए काउंटिंग। 15 जून से लेकर 29 जून तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन होगा। 2 जुलाई नामांकन वापसी के लिए आखिरी दिन है और चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। दिल्ली में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया। तो चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो चुका है। राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कब क्या तारीख होगी ये आपको बता रहे हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति के लिए वोटिंग होगी। इसके अलावा जो अहम दिन है इस चुनाव के लिए वो 2 जुलाई है, जब नामांकन वापसी, और 15 जून से लेकर 29 जून तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन होने वाला है। इसके अलावा 21 जुलाई को चुनाव के लिए काउंटिंग है।
So the notification would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022. That happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the सपा से सहयोगी दलों का किनारा हो रहा है और इसी बीच आजमगढ़ में सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि सपा से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। ओपी राजभर का कहना है कि वो सपा गठबंधन में बने रहेंगे। हालांकि इशारों में कल उन्होंने एक दोहे के माध्यम से अपनी नाराजगी तो दिखाई थी, लेकिन आज बिल्कुल उसके उलट उनका तर्क है। कहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में हैं, अखिलेश यादव जी जिसको प्रत्याशी बना देंगे हम लोग उस पे मुहर लगा देंगे। वो देखिए यहाँ कोई चुनाव तो हो नहीं रहा है कि वो अलग हो गए तो सरकार गिर जाएगी या तो वो सरकार बन जाएगी। अरे वो भी नाराज हैं, कल फिर आ जाएंगे साथ में, कहाँ जाएंगे। उधर कानपुर हिंसा का एक और नया वीडियो सामने आ चुका है। इस वीडियो में उपद्रवी पत्थर बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। इस दौरान उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और सामान भी लूटपाट की। वीडियो में ज्यादातर ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है। ये देखिए वीडियो आपको दिखा रही है, नया वीडियो है कानपुर हिंसा का। 3 तारीख को जब हिंसा हुई उसके बाद से एक एक करके कई वीडियो सामने आ चुके हैं और ये बिल्कुल नया वीडियो सामने आया है। इसमें देखिए किस तरीके से एक बाइक में तोड़फोड़ मचाई जा रही है, लेकिन जो लोग हैं वहां पर पहचानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। पत्थर बरसाते हुए ये उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। यहां वो भाजपा के नए दफ्तर का उद्घाटन की तैयारियों को देखेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 जून को इसका लोकार्पण करने वाले हैं। गोरखपुर से देखिए हमारे संवाददाता नीरज की ये खास रिपोर्ट। 2022 के विधानसभा चुनाव का किला फतह करने के बाद अब भाजपा की नज़र 2024 के लोकसभा चुनाव पर है और यही वजह है कि गोरखपुर के रानीडीहा में हाईटेक भाजपा का क्षेत्रीय कार्यालय बनकर तैयार हुआ है और 5 मंजिला जो भवन है उसे आप देख सकते हैं। ये 5 मंजिला जो भवन है वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसके साथ ही इसमें वार रूम और 2 कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसमें 500 लोगों की बैठने की क्षमता है और एक में 100 लोगों के बैठने की क्षमता है और बैठक की जा सकती है। उसके ठीक सामने भव्य जो मैदान है वो भी आपको दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसका लक्ष्य भेदने के लिए अब ये कार्यालय तैयार किया गया और यहीं से सारी जो पूर्वांचल की सीटें हैं उसको जीतने का जो लक्ष्य है उसको भेदने के लिए तमाम रणनीति तैयार की जाएगी। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। और उधर भाजपा के एमएलसी के उम्मीदवारों ने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। भाजपा के 8 उम्मीदवारों ने विधान भवन जाकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। हालांकि इस दौरान नरेंद्र कश्यप मौजूद नहीं थे। बीमार होने की वजह से उनके नामांकन की प्रक्रिया को सतीश शर्मा ने पूरा किया है। सबसे पहले आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं। हम आपको नामांकन के दौरान की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि अलग अलग उम्मीदवारों के नामांकन की है। पहली तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य को आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर भूपेंद्र चौधरी की है जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के बाद अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। तीसरी तस्वीर जसवंत सैनी की है जिन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। चौथी तस्वीर में दानिश आजाद को देख सकते हैं। 5वीं तस्वीर में दया शंकर मिश्र दयालु के नामांकन की तस्वीर आप देख रहे हैं। 6ठी तस्वीर जो है अन्य उम्मीदवारों के नामांकन की है। नामांकन की प्रक्रिया के दौरान सीएम मौजूद थे। डिप्टी सीएम सहित भाजपा के अन्य नेता भी वहां पर पहुंचे हुए थे। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ न्यूज़ एट 4 में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।